तो आज हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में। और सौर मंडल ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बल्कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ज्योग्राफी का एक टॉपिक है छोटा सा, जो कि खासकर अगर अपन बात करें डिफेंस की, डिफेंस में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो हम ये प्रयास करेंगे कि एक भी क्वेश्चन जो डिफेंस में आने वाला है, और आर्मी है, आर्मी में बहुत सारी जगह आई है, डिफेंस में बहुत सारे जो चीज हैं, एक भी क्वेश्चन अगर सौर मंडल में से आए तो एक भी क्वेश्चन हम छोड़ के ना आए। लगभग दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है, जो भी है जितना भी है। एक चीज बताओ, कंपटीशन में एक नंबर का मतलब है बहुत ज्यादा। एक नंबर 1 लाख 2 लाख बच्चों से आगे पीछे कर देता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। और मात्र 45 मिनट या आध घंटे की क्लास होने वाली है। इस आध घंटे की क्लास में आपको पता चल जाएगा कि सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं। और पहले हम 9 ग्रह पढ़ते थे, ये ग्रह कहाँ गया, क्या उसकी शादी हो गई, तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सौरमंडल में सबसे अच्छी जो बात आती है वो आती है कि ये सौरमंडल है क्या। हम बिना कुछ समय गवाए हुए, बिना कुछ समय को खराब करे स्टार्ट कर देते हैं। सौरमंडल है क्या? देखिए, सौरमंडल में सूर्य प्लस ग्रह प्लस उपग्रह प्लस धूमकेतु प्लस उल्कापिंड, ये सभी मिलकर, इन सभी मिलकर जो बन रहा है ना, इन सभी से मिलकर जो बन रहा है, इन सभी से मिलकर जो बन रहा है उसे अपन क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। इन सभी से मिलकर जो बन रहा है, यानी कि सौर मंडल जो होता है, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, बहुत सारी चीजों का सम्मिलित तारे, बहुत सारी चीजों का सम्मिलित रूप होता है, यानी कि इन सभी चीजों से जो बना होता है उसे सौर मंडल कहते हैं। बात आती है कि सौरमंडल का पिता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का पिता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जो पिता है वो सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का पिता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। और सौरमंडल में ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत क्या है? ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत सौरमंडल में क्या है? तो ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत भी सौरमंडल में क्या है? सूर्य है। इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना था, ये सौरमंडल हो गया। अब हम एक एक ग्रह, एक एक प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि पहले हम बचपन में जब हम थे ना, तो 9 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते थे, 9 ग्रहों के बारे में पढ़ते थे। लेकिन अब वर्तमान समय में हम 8 ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। क्या ये 9वां ग्रह, क्या ये 9वां ग्रह इसकी शादी हो गई जो भाग गया है? क्या ये बीमार पड़ गया? तो क्या रीजन रहा कि ये 9वां ग्रह कहां भाग गया भाई? क्या रीजन रहा? उस रीजन को अभी हम देखेंगे। देखिए, एक यूरोपियन देश था चेक रिपब्लिक, एक देश था यूरोपियन, चेक रिपब्लिक, जो यूरोप का एक देश था, चेक रिपब्लिक। उस चेक रिपब्लिक देश में साल 2006 के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय बैठक होती है। और अंतरराष्ट्रीय बैठक किसी देश के प्रधानमंत्रियों के बीच नहीं होती, वो अंतरराष्ट्रीय बैठक जो होती है वो अंतरराष्ट्रीय खगोलज्ञों के बीच होती है। और उस बैठक में खगोलज्ञों ने एक परिभाषा प्लैनेट्स की दी। और उस परिभाषा में उन्होंने 3 शब्द जो थे, 3 जो लाइन थी, उनको विशेष रूप से दर्जा दिया कि यदि कोई ग्रह इन 3 लाइंस को जो उन्होंने दी उनको फॉलो करता है तो वो ग्रह है, और यदि कोई पिंड उन 3 ग्रहों को क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता, तो वो ग्रह नहीं है। तो उन्होंने, तो एक यूरोपियन देश था चेक रिपब्लिक, सन 2006 में यूरोपियन देश चेक रिपब्लिक की राजधानी, चेक रिपब्लिक की राजधानी थी प्राग। चेक रिपब्लिक की राजधानी क्या थी? प्राग में खगोलज्ञों की अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई। खगोलज्ञों की अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई। खगोलज्ञों की क्या हुई? बैठक हुई। अरे क्या हुई लगा? खगोलज्ञों की भाई साहब अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई। और उस अंतरराष्ट्रीय बैठक में कहां पर हुई ये बैठक? ये बैठक हुई थी यूरोपियन देश चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में। और इस बैठक में, अंतरराष्ट्रीय खगोलज्ञों की जो बैठक हुई, इस बैठक में ग्रह की जो परिभाषा थी ना, ग्रह की जो क्या थी लगा? डेफिनेशन। अरे क्या थी बच्चा? परिभाषा थी भाई।
अब ग्रह की जब परिभाषा थी तो इन्होंने इस ग्रह की परिभाषा को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और फिक्स कर दिया और कैसे फिक्स किया, इसमें इन्होंने तीन तीन बातें रखी कि यदि कोई ग्रह इन तीन बातों को फॉलो कर रहा है, इन तीन बातों को फॉलो कर रहा है तो वो ग्रह है, और इन तीन बातों को फॉलो नहीं कर रहा तो वो ग्रह नहीं है, उस पे से ग्रह का दर्जा छीन लिया जाएगा। तो अगर आपको पता हो तो नौवां जो ग्रह था वो था प्लूटो यानी यम, हिंदी में जिसको यम कहते हैं। तो नौवां ग्रह यम था। इन्होंने जो ये तीन बातें लिखी वो क्या है, एक एक करके देखते हैं। तो पहली बात इन्होंने लिखी भाई, पहली बात क्या लिखी कि ग्रह कौन, किस चीज को, किस पिंड को हम ग्रह मानेंगे। भाई सौरमंडल में तो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में भाई पिंड है, तो कौन कौन से जो पिंड पिंड है उनको हम ग्रह मानेंगे। तो उन्होंने एक तीन लाइन दी कि यदि जिस पिंड का कोई भी प्रकाश ना हो, कोई भी ऊर्जा व प्रकाश व ऊर्जा ना खुद का, यानी कि जिस पिंड का कोई भी ऊर्जा व प्रकाश ना हो स्वयं का, स्वयं का, तो वो ग्रह की श्रेणी में आएगा। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, दूसरी बात कही कि वह पिंड अपनी निश्चित कक्षा में, अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए। और तीसरी जो बात कही इन्होंने, इस तीसरी बात को, इस जो यम था ना, ये प्लूटो जो था, एक तीसरी बात को इसने फॉलो नहीं किया कि ये पिंड जो ग्रह है ना, जो ये पिंड है, यानी कि पिंड मैं किससे बोल रहा हूं, ग्रहों से बोल रहा हूं कि कोई भी ग्रह या कोई भी पिंड लिख लो, जो ग्रह की श्रेणी में आएगा उसे हम मानेंगे। कोई भी ग्रह अपनी कक्षा के अतिरिक्त दूसरी कक्षा को ना काटे, तो दूसरे ग्रह की कक्षा को या दूसरी कक्षा को ना काटे, ऐसे लेना, दूसरी कक्षा को ना काटे। अब क्या हुआ भाई साहब, जो ये यम और प्लूटो जो ग्रह था ना, ये भाई साहब वरुण की कक्षा को, ये भाई साहब वरुण की कक्षा को क्या करता था, काटता था। ये वरुण की कक्षा को काटता था। तो इन खगोलज्ञों भाई साहब ने क्या किया, इन खगोलज्ञों ने किया कि जो यम ग्रह है, जो वरुण की कक्षा को काट रहा है, ये अपनी कक्षा में चक्कर तो लगा रहा है, और ये इस पे प्रकाश भी नहीं और सूर्य भी नहीं, इन दो बातों को तो ये फॉलो कर रहा है, लेकिन इस तीसरी बात को ये फॉलो नहीं कर रहा। तो इस वजह से इस यम ग्रह से ग्रह का दर्जा जो है, वो छीन लिया गया। इस ग्रह से ग्रह का दर्जा छीन लिया। इस यम प्लूटो को पहले हम मानते थे, लेकिन खगोलज्ञों ने 2006 में बैठक की, और बैठक के अनुसार ये तीसरी बात को फॉलो नहीं करता था, यानी कि ये वरुण की कक्षा को सीधा सीधा काटता था। इसलिए ये आज ग्रह नहीं है, इसलिए हम नौ ग्रह पढ़ते हैं। हालांकि ये अपनी स्थिति में बना हुआ है, लेकिन इसको हम ग्रह नहीं मानते। अगर ऑप्शन आता है कि सोलर सिस्टम में यानी सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो 8 ही सही होगा, 9 भाई साहब गलत होगा। हालांकि ये एग्जिस्ट करता है अभी भी, लेकिन 9 ग्रह पढ़ते हैं। अब धीरे धीरे हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं कि सूर्य क्या है। देखिए बहुत सारे चीज होती है कि सूर्य क्या है, तो कुछ नहीं, सूर्य एक केवल तारा है। और तारा क्या होता है, जिसका स्वयं का कोई प्रकाश है वो तारा कहलाता है, और स्वयं का कोई प्रकाश नहीं हो वो ग्रह कहलाता है। सीधी सी फंडा गई। तो सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है, अ स्टार। सूर्य एक तारा है और सौरमंडल का पिता है, मंडल का पिता ऐसे कहा जाता है, अगली बात आती है कि सौरमंडल का पिता, और सौरमंडल में ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत, ऊर्जा और
प्रकाश का स्रोत, ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत क्या है लगा? सूर्य है। सौर मंडल में ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत भी क्या है? सूर्य है। इतनी सी बात हो गई। अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, ग्रहों के बारे में। एक एक करके ग्रहों के 8 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। तगड़ा मजा आएगा ग्रहों के बारे में हम जानकारी जब लेंगे। तो ना सबसे जो नजदीक है सूर्य के, आपको पता होगा क्या है? बुध ग्रह है, सबसे नजदीक ग्रह। और जब सबसे नजदीक बुध ग्रह, तो बुध ग्रह के बारे में हम चर्चा करते हैं आपके साथ। आपके साथ अगर करें बुध ग्रह की चर्चा, किसकी चर्चा करें? बुध क्या है? तो बुध एक ग्रह है भाई। अभी हमने देखा कि बुध क्या है? एक ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक है ये ग्रह, सबसे नजदीक ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। ये सौर मंडल का, ऐसे लिखना आप, तो ये सौर मंडल का सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। तापांतर वाला क्या है? ग्रह है। ये सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। अगली जो बात आती है कि ये सूर्य की जो परिक्रमा है, सूर्य की जो परिक्रमा, इसका 88 दिन है। परिक्रमा काल क्या है इसका? 88 दिन। दूसरी बात आप लिखना, परिक्रमा काल 88 दिन है। दूसरी बात आती है, यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इंपॉर्टेंट कर लेना भाई साहब, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। कि बुध ग्रह के जो उपग्रह हैं वो 0 हैं, एक भी इसका उपग्रह नहीं है। तीसरी बात आती है, यहां जो वायुमंडल है, यहां वायुमंडल है क्या? नहीं। यहां वायुमंडल, तो यहां वायुमंडल नहीं है। क्यों? सूर्य के सबसे नजदीक है, और सूर्य के सबसे नजदीक होने की वजह से इसमें दिन में बहुत तेज गर्मी पड़ती है और रात को बहुत सारी, इसीलिए तो कहा सबसे अधिक तापांतर वाला। तापांतर है ताप में अंतर, यानी दिन में कुछ और यानी कि बहुत सारा अंतर हो जाता है। दिन में तो तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए, रात में बहुत सारा गिर जाए। तो सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ये होता है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। केवल बुध ग्रह के बारे में इतना पढ़ना हुआ। तो अगले ग्रह के बारे में अपन चर्चा करें आपके साथ, तो वो है शुक्र ग्रह, जिसको सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। अगर आपके साथ चर्चा अगर करें अपन शुक्र ग्रह के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में क्या चर्चा करेंगे आपके साथ? आप साथ के साथ लिखते जाना लगा शुक्र ग्रह के बारे में। अगर शुक्र की चर्चा अगर आपके साथ अपन करें, ये बुध ग्रह के सबसे नजदीक, बुध एवं ये बुध एवं पृथ्वी के नजदीक ग्रह है। नजदीक क्या है? ग्रह। ये बुध एवं पृथ्वी के नजदीक ग्रह है। ये किसके नजदीक ग्रह है? बुध एवं पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है ये, बुध और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। दूसरी बात आती है कि इस ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। दूसरी बात आती है, अगली बात आती है, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इस ग्रह को, या ऐसे लिखना, इस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा बहन कहा जाता है। अगली बात क्या आती है? इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगली जो बात आती है, ये सबसे चमकीला ग्रह है, लिख दिया लगा। और क्या बात आती है? इसका जो परिक्रमण काल है, इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल कितना है इसका? इसका परिक्रमण काल 225 दिन है, मतलब 225 डेज है इसका परिक्रमण काल। और क्या बात आती है? ये सौरमंडल का सबसे मतलब गर्म ग्रह है। ये सौरमंडल का
सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। और क्या लिखना है, इस ग्रह, ये पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है, लिख दिया। और क्या रहेगा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह इसको कहा जाता है, और चमकीला ग्रह इसको कहा जाता है। इसको इंपॉर्टेंट लगा है ना भाई साहब, बढ़ते ही आर्मी में आएगा, आर्मी में आता है, बढ़ते ही आता है, बहुत बार देखा है ना। और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। ये सभी इंपॉर्टेंट है यार, 4 तो पॉइंट लिखे हैं आपने, इसमें भी इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो सभी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अब हम इसके बाद जो ग्रह आता है वो आता है अपन का हमारा प्यारा सा पृथ्वी, हमारी प्यारी सी पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। क्या करते हैं भैया, जिस पर हम रहते हैं पृथ्वी में। देखिए पृथ्वी के और बनाएंगे, बहुत मजा आने वाला है उस वीडियो में आपको, और बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है, क्योंकि मैं मतलब पृथ्वी के बारे में सोच रहा हूँ एक अलग से वीडियो लाने की। तो पृथ्वी के बारे में अपन पढ़ते हैं। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह। इस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। कैसा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके 71% भाग पर पानी है, इसीलिए इसे क्या ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। इसीलिए इसे कौन सा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। ये सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगली बात क्या आती है, पृथ्वी के बारे में अगली बात क्या आती है, इकोलॉजिकली अगर हम देखें, पारिस्थितिकी रूप से पृथ्वी को हरा ग्रह कहा जाता है। पारिस्थितिकी रूप से पृथ्वी को हरा ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी जो होती है वो सूर्य का एक चक्कर, इसका जो परिक्रमण काल होता है, इसका जो परिक्रमण काल होता है वो होता है 365 दिन, 23 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। इसका जो परिक्रमण काल होता है वो इतना होता है, कितना होता है, 46 सेकंड। यानी कि परिक्रमण काल, यानी सूर्य का एक चक्कर, ये भाई सूर्य दादा है, और इसका जो पृथ्वी है एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, इतने दिन में 365 दिन 23 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करती है। अध्ययन की दृष्टि से हम क्या पढ़ते हैं, 365 दिन, और सॉरी यार गलत हो गया क्या, अरे यार सॉरी गलत हो गया। 365 दिन हम क्या पढ़ते हैं, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, जब तो कह रहा था यार 23 घंटे घंटे हो गया, 48 मिनट और 46 सेकंड। ये इतने टाइम में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में अपना एक चक्कर सूर्य के पूरा करती है। अपने ही अक्ष पर एक चक्कर कितने देर में पूरा करती है, अपने अक्ष, भाई पृथ्वी ऐसा नहीं है कि सूर्य का ही चक्कर लगा रही हो, ऐसा ही नहीं कि इस भाई साहब सूर्य का, ये अपने अक्ष पर भी घूम रही है। यानी कि पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी हुई है, 23 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर क्या हुई है, झुकी हुई है पृथ्वी। और झुके होने की वजह से दिन रात होते हैं, ऋतु का झुके होने की वजह से पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होने की वजह से
होने की वजह से, डिग्री झुके होने की वजह से ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ये भाई साहब पूछा गया प्रश्न है, नेवी एसएसआर, नेवी एसएसआरएमआर में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, उससे क्या होता है? तो ऋतुओं का परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए ऋतु परिवर्तन होता है। इसीलिए क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। अगली बात पढ़ते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ये गोल गोल सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य का ये अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो अपने अक्ष पर जो पृथ्वी हुई है ये 23 घंटे पर मिनट 4 सेकंड में 4 सेकंड लगाती है, यानी अपने अक्ष पर, यानी कि ये पृथ्वी ऐसा घूमती घूमती खुद अपने अक्ष पर घूम रही है और ऐसे घूमती ये सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो अपने अक्ष पर एक चक्कर, यानी कि ये अपने अक्ष पर एक चक्कर कब पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, यानी कि अध्ययन की 24 घंटे। और जब एक दिन हो जाए, दिन 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात होती है ना। और पृथ्वी अपने इसलिए दिन रात का समय होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। पूछा जाएगा कि पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? से हरा ग्रह कहा जाता है। परिक्रमा काल 365 दिन होता है। और कौन सा पॉइंट रह गया भाई साहब? और कोई पॉइंट रहा है आपके हिसाब से? नहीं, पॉइंट तो बहुत रह गए, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो लिखा रहा हूं भाई साहब। ये नहीं कि पूरा पृथ्वी के बारे में निचोड़ बता दूं। इस ये वीडियो तो इतना ही है कि सौरमंडल के बारे में और छोटे से ग्रहों के बारे में हम पढ़ ले, जो कि डिफेंस के हिसाब से अच्छे, एसएससी सीजीएल और उनके हिसाब से आता है। एक छोटा सा टॉपिक है बस। तो अब मेरे हिसाब से ये टॉपिक, ये पृथ्वी तो हो गया। इसके बाद पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह आता है आपको पता है? मंगल। और लाला मंगल एक ऐसा ग्रह है भाई साहब जिस पर जी, हाँ, इसको ऐसा लगता है एकमात्र ऐसा ग्रह जहां जीवन पाया जाता है। एकमात्र ऐसा ग्रह, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, जहां जीवन संभव है। अब पृथ्वी में आपने पढ़ा कि एकमात्र ऐसा ग्रह जहां जीवन संभव है, और मंगल में आप पढ़ेंगे एकमात्र ऐसा ग्रह जहां जीवन की संभावना है। भाई मंगल का खोज चल रहा है, एलन मस्क भाई साहब ले जाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है। अब आती है मंगल की बात। तो मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर क्या होता है? जीवन की संभावना है मंगल पर। और सौरमंडल का ये बहुत ही लाल रंग का ग्रह इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। मंगल पर लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल के बारे में अपन पढ़ेंगे, मंगल के बारे में। और मंगल कराता है भैसब दंगल। तो मंगल के बारे में पढ़ते हैं। सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह, अरे यार ऐसे लिखना, सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जहां जीवन की संभावना है। जीवन की संभावना है। क्या है? संभावना है। जीवन की क्या है? संभावना है। कि लोहे ऑक्साइड की प्रधानता के कारण, कैसे रहना है? लोहे ऑक्साइड की प्रधानता के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ये लाल दिखाई देता है इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह कहा जाता है। लोहे ऑक्साइड की प्रधानता के कारण इसे कौन सा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। और ये भाई साहब ये ग्रह जो है ना, यह वायुमंडल कैसा है? यह वायुमंडल सघन है। कैसा है? सघन है वायुमंडल। अरे कैसा है भाई? सघन है। तो मंगल, अगली जो बात आती है, इसका जो परिक्रमण काल होता है, परिक्रमण काल जो होता है वो होता है 687 दिन। 687 डेज इसका परिक्रमण काल होता है। और मंगल के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? और कोई पॉइंट मंगल के बारे में भाई साहब? तो मंगल के बारे में ध्यान करता हूं भाई साहब, मंगल के बारे में कोई पॉइंट आ जाए तो। मंगल
छोड़ो, नहीं आ रहा पॉइंट ध्यान में, तो पॉइंट ध्यान में नहीं आ रहा तो नहीं देते, ये बस हो गया एकमात्र ऐसा ग्रह जीवन पाया करेक्ट होना कल्पना होता है। ठीक है भाई, अब हम पढ़ते हैं बृहस्पति, इसके बाद अब हम पढ़ते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह क्या कहता है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भाई साहब, और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? सौर मंडल का, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का, यानी कि बृहस्पति, जुपिटर, बृहस्पति जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। दूसरी बात अगर हम इसके बारे में आपके साथ चर्चा करें, ऐसे विशाल लाल धब्बे वाला ऐसे इस ग्रह को विशाल लाल धब्बे वाला, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कहा जाता है, कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, सौरमंडल का सबसे पांचवा बड़ा ग्रह पृथ्वी है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति भाई साहब। तो इसे विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह भी कहा जाता है। और बृहस्पति ग्रह जो होता है ना, इसके साथ आपके साथ हम चर्चा करें बृहस्पति ग्रह की, तो ये ग्रह इस ग्रह की 95 उपग्रह हैं, 95 उपग्रह हैं, आपके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। ये ग्रह अपनी परिक्रमा, इसका जो परिक्रमण काल होता है, इसका जो परिक्रमण काल होता है, परिक्रमण काल कितना होता है इसका लगा? इसका होता है 11.5 वर्ष होता है ना, 11.5 वर्ष इसका परिक्रमण काल होता है। थोड़ा देखना है यार, 11.5 वर्ष इसका परिक्रमण काल होता है किसका? यानी कि ये 11 साल और 5 महीने में अपनी क्या करता है? परिक्रमा पूरी करता है सूर्य के, अपनी क्या करता है? सूर्य के परिक्रमा पूरी करता है। और बृहस्पति ग्रह के बारे में कोई पॉइंट? बृहस्पति ग्रह जो होता है ना, इस पर वायुमंडल की अगर हम बात करें, वायुमंडल की आपके साथ अगर चर्चा करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल जो होता है या घना होता है, यानी डेंस होता है। वायुमंडल यहाँ कैसा होता है? डेंस होता है, घना होता है। और आपके साथ अगर चर्चा हम करें बृहस्पति ग्रह की, तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो गया। इसके 95 उपग्रह हैं, परिक्रमण काल इसका इतना है। और आपके साथ चर्चा करें कि बृहस्पति ग्रह होता है, इसके 95 उपग्रह हैं और हो गया। इसके बाद आता है शनि। ओ भाई साहब, शनि की बात सुनते ही तो खतरनाक मामला है। शनि की दशा खतरनाक होती है भाई, शनि की दशा। तो अब आपके साथ अपन चर्चा करें शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह की अगर आपके साथ अपन चर्चा करें, तो शनि ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं, क्या चक्कर होता है, क्या सिस्टम होता है, वो सारी चीज देखेंगे। लला ये भाई साहब, सौरमंडल का सबसे खतरनाक ग्रह शनि है कि नहीं? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि अगर बात करें। और शनि की दशा जब कोई आती है तो वो खतरनाक आदमी हो जाता है, ये खतरनाक मामला हो जाता है। तो शनि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सॉरी दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगली जो बात आती है, इस ग्रह के भाई साहब सौरमंडल में सबसे अधिक, इस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह, सबसे अधिक उपग्रह हैं लगभग 145 उपग्रह, लगभग 145 उपग्रह। अगली जो बात आपके साथ अपन चर्चा करें, अगली अगर चर्चा आपके साथ करें, इस ग्रह को आकाश गंगा समान ग्रह कहा जाता है, समान ग्रह कहा जा सकता
कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। एकमात्र ऐसा ग्रह है जो, एकमात्र ऐसा ग्रह है, नहीं नहीं, शनि पृथ्वी से देखे, पृथ्वी से बिना दूरबीन के देखे जाने वाला अंतिम ग्रह है, बिना दूरबीन के देखे जाने वाला अंतिम ग्रह है, बिना दूरबीन के देखे जाने वाला अंतिम ग्रह है। और इसके बाद, शनि के बाद हमें अरुण को देखने के लिए, वरुण को देखने के लिए और हमें प्लूटो को देखने के लिए, यम को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता होती है। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जो बिना दूरबीन के, बिना दूरबीन के देखे जा सकता है, एकमात्र ग्रह, यानी कि शनि पृथ्वी से बिना दूरबीन के देखे जाने वाला अंतिम ग्रह है। अगली चर्चा आपके साथ अगर करें तो शनि में विस्फोटों के कारण एक वलय बनी हुई है। शनि में विस्फोटों के कारण क्या बनी हुई है? अरे भाई साहब, शनि ऐसा ही तो है, शनि ऐसा ही तो, ऐसी वलय तो बन रही है इसके साथ, है। शनि के चारों ओर एक वलय, पूर्ण विकसित वलय पाई जाती है। शनि के चारों ओर ऐसी पूर्ण विकसित वलय पाई जाती है, और वो विकसित जो पूर्ण विकसित जो वलय पाई जाती है शनि के चारों ओर, वो शनि में हुए विस्फोटों के कारण हुई है। शनि में हुए विस्फोटों के कारण ऐसी वलय पाई जाती है, शनि में हुए विस्फोटों के कारण वो वलय पाई जाती है। और शनि में 7 पूर्ण विकसित वलय पाई जाती हैं, 7 पूर्ण विकसित वलय पाई जाती है, 7 पूर्ण विकसित वलय पाई जाती है। शनि में 7 पूर्ण विकसित वलय पाई जाती है, और 7 पूर्ण विकसित वलय पाई जाती है, तो इसे रिंग वाला ग्रह भी कहा जाता है कि भाई साहब इस ग्रह में तो क्या है, रिंग है। इसे रिंग वाला ग्रह भी कहा जाता है, शनि में इसे रिंग वाला ग्रह भी कहा जाता है कि भाई ये तो, इसमें तो रिंग है और ये ग्रह तो रिंग वाला है ना। रिंग वाला ग्रह इसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? शनि को कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 पूर्ण विकसित वलय पाई जाती है। और शनि जो होता है, और क्या रह गया? शनि का जो परिक्रमण काल है वो हो गया क्या? शनि का परिक्रमण काल जो होता है, परिक्रमण काल 29 वर्ष का था, किसी का था क्या? 29 वर्ष होता है, 29.5 वर्ष होता है, 29.5 वर्ष इसका ये काल होता है। शनि के 145 उपग्रह होते हैं, उनमें से सबसे जो बड़ा उपग्रह होता है वो होता है होता है क्या? सॉरी, टाइटन तो जहाज का नाम है यार, आज उसके बारे में अध्ययन किया इसलिए टाइटन बोल रहा है, हाँ। तो परिक्रमण काल होता है 29 वर्ष होता है। और शनि सौरमंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। और क्या है, आकाश में समान ग्रह मेरा हो गया है। 7 पूर्ण विकसित वलय पाई जाती है, इतना ही पूछा जाता है यार डिफेंस में, ठीक है। अगली जो बात कर रहे हैं अपन आपके साथ चर्चा करें, कौन सा ग्रह हो गया? अब आता है अरुण ग्रह। अरुण ग्रह की चर्चा अगर आपके साथ अपन करें कि अरुण ग्रह क्या है, क्या नहीं है, क्या सिस्टम है उसका, आपके साथ हम चर्चा करते रहेंगे और कर ही रहे हैं। आपके साथ चर्चा करते हैं अरुण ग्रह की। तो भाई साहब, अरुण ग्रह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और आपके साथ चर्चा करें, अब आपको लग रहा होगा कि सबसे ठंडा जो ग्रह है रहता भाई सौरमंडल का, और सबसे जो होता है ना ठंडा ग्रह, ठंडे की अगर अपन तो ठंडा ग्रह जो होता है वो अरुण ही होता है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? कौन सा? वरुण है, तो ठंडा तो वरुण होना चाहिए ना। वैज्ञानिकों ने क्या किया, अनुसंधान किया, और वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके बताया कि अरुण पर जो तापमान है ना, अरुण पर तापमान वो अन्य किसी ग्रह से कम है, अन्य किसी ग्रह से कम है। इसलिए इन्होंने बताया कि सबसे जो ठंडा ग्रह है वो अरुण है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अरुण है। अरुण की चर्चा अगर आपके साथ करें तो अरुण ग्रह आ गया, अरुण या अरुण की चर्चा अगर आपके साथ करें, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह होता है, सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, ऐसे लिख देना यार, पहले ठंडे ठंडे को तो लिख देंगे बाद में। सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह इसको कहा जाता है, सबसे
ठंडा ग्रह इसको कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है, यानी होता है यार, कहा क्या जाता है, होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, सॉरी सबसे ठंडा ग्रह होता है। अगली जो बात अगर आपके साथ करें, चर्चा आपके साथ करें, अरुण जो ग्रह है ना भाई साहब, सबसे ठंडा ग्रह है ना सौरमंडल का, अरुण अपना परिक्रमण काल होता है, परिक्रमण काल जो होता है, अरुण का जो परिक्रमण काल होता है वो कितना होता है, 84 वर्ष होता है भाई साहब। 84 वर्ष में 84 वर्ष अरुण का जो परिक्रमण काल होता है वो कितना होता है, 84 वर्ष होता है। यानी कि ये सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा करता है। कितने वर्ष में पूरा करता है, 84 वर्ष में पूरा करता है। अरुण की चर्चा अगर आपके साथ करें, अरुण में और इतना खास है नहीं यार, अरुण वर्ग में से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जुपिटर की आ गया, शनि आ गया, पृथ्वी से खासकर आते हैं, शुक्र से आता है, और क्या रह गया यार, सौरमंडल का हो गया ना ये। और आपके साथ अब करें वरुण की चर्चा। सबसे दूर ग्रह है सब सूर्य से सबसे दूर ग्रह है, सबसे दूर ग्रह है भाई सूर्य के। और क्या करें, और इसकी चर्चा आपके साथ अपन करें, सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। और आपके साथ अगर चर्चा आपके साथ अगर करें, इसका जो परिक्रमण काल होता है, परिक्रमण जो काल होता है 164 वर्ष होता है भाई साहब इसका परिक्रमण काल। और इसकी चर्चा आपके साथ अगर करें तो यही चर्चा है, टॉपिक कंप्लीटेड हो गया आपका। इसके बाद आएगी और पढ़ के जाना, नोट्स बनाना प्रॉपर, मैं सच बता रहा हूं इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट